हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. Marginal efficiency of capital can be estimated in terms of discount rate that equates supply price of the capital asset with its discounted prospective yield. मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वो रेट ऑफ डिस्काउंट है जो एग्रीगेट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो एक कैपिटल असेट से उसकी लाइफ टाइम में हमें प्राप्त होने वाले हैं, उसका कैपिटल एसेट का इस्तेमाल करते हुए उसके लाइफ टाइम में जितने हमें रिटर्न्स प्राप्त होने वाले हैं उसको हमें एक पर्टिकुलर रेट से डिस्काउंट करना होता है ताकि हम जो फ्यूचर के रिटर्न्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकें. और वो इस प्रकार वो रेट ऑफ डिस्काउंट ऐसा होना चाहिए जो एग्रीगेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को सप्लाई प्राइस के इक्वल कर दे. यहाँ पे आप ये इक्वेशन देखें, सप्लाई प्राइस SP स्टैंड्स फॉर सप्लाई प्राइस और वो किसके बराबर है, PY1 by 1 plus R. Here R is marginal efficiency of capital, वो रेट ऑफ डिस्काउंट है. और इसी प्रकार हम जो फ्यूचर के रिटर्न्स हैं PY2 जो दूसरे साल में उस कैपिटल असेट से रिटर्न मिल रहे हैं उसको हम 1 plus R स्क्वायर से डिस्काउंट करेंगे एंड सो ऑन. यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें ये भी समझ आ रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट है या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो प्रोस्पेक्टिव यील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड है. अगर प्रोस्पेक्टिव यील्ड इंक्रीज होगी तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होगी और प्रोस्पेक्टिव यील्ड कम होगी तो मार्जिनल एफिशिएंसी भी कम होगी. और अगर इसका रिलेशनशिप मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का रिलेशनशिप हम सप्लाई प्राइस से देखते हैं तो वो इन्वर्स रिलेशनशिप है. अगर सप्लाई प्राइस में इंक्रीज होता है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी. Let us understand now the meaning of prospective yield and supply price. Prospective yield. The prospective yield of an asset is the aggregate net return expected from it during its lifetime of use. किसी कैपिटल एसेट से उसका जो लाइफ टाइम है उसमें अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे कितने रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं, कितने रिटर्न्स मिलने का अनुमान है, दैट इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड. और नेट रिटर्न प्राप्त करने के लिए जितना उस कैपिटल असेट से रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है उसमें से अगर हम उससे एसोसिएटेड जो वेरिएबल कोस्ट हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करते समय वेरिएबल कोस्ट भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं प्रोडक्शन के लिए, तो जो रेवेन्यू मिलेगी उसमें से अगर हम वेरिएबल कोस्ट माइनस कर दें तो हमें एग्रीगेट नेट रिटर्न प्राप्त हो जाते हैं. तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है, एग्रीगेट नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम ऑफ यूज. सेकेंड, सप्लाई प्राइस. सप्लाई प्राइस of a capital asset is the cost of producing a new asset of that kind, not the supply price of an existing asset. जो कोई existing capital asset है उसका supply price नहीं बल्कि हम वो cost लेंगे जो उसी प्रकार का दूसरा capital asset बनाने के लिए नई cost हमारी आ रही है. उसी प्रकार का नया प्रोडक्ट अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी जो लागत आ रही है तो वो कहलाएगी हमारा सप्लाई प्राइस. अब हम समझते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करेंगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को. शॉर्ट टर्म फैक्टर्स एंड लॉन्ग टर्म फैक्टर्स. शॉर्ट टर्म फैक्टर में फर्स्ट है हमारा साइज ऑफ द मार्केट. मार्केट का साइज जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी अधिक होगी. अगर मार्केट साइज बड़ा है तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिमांड ऑफ गुड्स भी हाई होगी और अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो इकोनॉमी में इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी मिलेंगे जिससे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स
इंक्रीज होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मार्केट साइज बड़ा है तो इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलती हैं, एंटरप्रेन्योर को इंड्यूसमेंट मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उतनी ही इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलेंगी, और उससे उसके फ्यूचर के जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और अभी हमने बात की कि जितना ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव यील्ड होगा उतनी ही हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कंसर्निंग कॉस्ट एंड प्राइसेस। अगर फ्यूचर में प्राइस गिरने की संभावना है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी डिक्रीज होगी। अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो जो हमारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड है उसकी वैल्यू भी कम आएगी, तो उससे ही हमारा, अगर वो कम हो रहा है प्रोस्पेक्टिव यील्ड, तो मार्जिनल एफिशिएंसी भी कम होगी। और दूसरी बात, अगर हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि कॉस्ट फ्यूचर में जो कॉस्ट हैं वो फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली हैं, तो उससे भी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होगी। कॉस्ट अगर अधिक होंगी तो जो हमें नेट रिटर्न्स हैं, जो हमने बात की कितनी रेवेन्यू उस एसेट से प्राप्त होने वाली है, और उसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। अगर कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो जो नेट रिटर्न्स हैं वो हमें कम मिलेंगे, और अगर कम प्रोस्पेक्टिव यील्ड होगी तो मार्जिनल एफिशिएंसी भी कम होगी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कम होगी। नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतना ही प्रोस्पेक्टिव यील्ड ज़्यादा होगा, और वो हमारे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करने में मदद करेगा। तो जितना कंजम्पशन की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, फ्यूचर के रिटर्न्स मिलने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। साइकोलॉजी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स किस प्रकार की साइकोलॉजी के हैं? वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक्सपेंड होगी तो हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होगा। अगर उनकी एक्सपेक्टेशन मार्केट के श्रिंक होने की है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होगा। लेवल ऑफ इनकम, जितना ज़्यादा इनकम लेवल ज़्यादा होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा, और कंजम्पशन इंक्रीज होने से प्रोस्पेक्टिव यील्ड ज़्यादा होंगे और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। अगर टैक्सेस ज़्यादा हैं तो वो प्रोड्यूसर्स की एक्सपेक्टेशन को डाउन कर देंगे, डैम्पन कर देंगे। जितने ज़्यादा टैक्स होंगे उतना ही रिटर्न्स कम मिलेंगे और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कम होगी। ये थे हमारे शॉर्ट टर्म फैक्टर्स। नाउ लॉन्ग टर्म फैक्टर्स। लॉन्ग टर्म फैक्टर्स में फर्स्ट है पॉपुलेशन साइज, क्योंकि पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म में ही इंक्रीज हो सकती है। तो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतनी ही डिमांड अधिक होगी, और डिमांड अधिक होगी तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज़्यादा होंगे, और देन वी नो दैट इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर मोर देन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की वैल्यू भी हमारी अधिक होगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इकोनॉमी। नेचर ऑफ इकोनॉमी कैसा है? अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और मार्केट फोर्सेस वहाँ पे फ्रीली काम कर रही हैं, उस केस में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी। अगर फ्री मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं तो मार्केट साइज बढ़ने की संभावना है, और उससे हमारी प्रोस्पेक्टिव यील्ड बढ़ेंगी और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की वैल्यू इन कंपैरिजन टू सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी। और जो अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ की बात करें वहाँ कंपैरेटिवली कम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होगी। नेक्स्ट है इनोवेशंस एंड कंज्यूमरिज्म। जितना ज़्यादा इनोवेशंस होंगी उतना ही कंज्यूमर की कंज्यूम करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो जो कंज्यूमरिज्म है इज़ द इमिनेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है कंज्यूमरिज्म, और जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगी उतना ही ज़्यादा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अधिक होगी। लास्ट वन इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड। जितना ग्लोबलाइजेशन होगा उतना ही एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ज़्यादा मिलने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि गुड्स का फ्लो
अक्रॉस कंट्री होगा और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड बढ़ेंगे, अगर वो बढ़ते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड बढ़ते हैं तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होगी। अभी तक हमने बात करी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मार्जिनल एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए किस प्रकार के चेंजेस होने चाहिए। थैंक यू सो मच।